सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन की एक काफ़ी ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको कहानी और मेरी आवाज़ कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ये बात काफ़ी सालों पहले की है। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम फातिमा है। वो और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। असल में हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और कॉलेज में हमारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे जिसकी वजह से हम साथ में घुमा फिरा करते थे। एक दिन हमने प्लान बनाया कि छुट्टियों में कहीं घूमने जाया जाए, इसलिए मैंने एक ट्रिप को अरेंज किया। और जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई मैं और फातिमा छुट्टियां बिताने के लिए चले गए। उस वक्त मेरे फादर ने मुझे कार दिलवा दी थी और कार में ही हम जा रहे थे। फातिमा मेरे बगल वाली सीट में बैठी हुई थी और मैं ड्राइविंग कर रहा था। एक सुनसान रास्ते से गुजरते वक्त जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, वहाँ अचानक से जो हमारी गाड़ी थी वो रुक गई। और जैसे ही हम दोनों ने बाहर निकल कर देखा तब हमारी नज़र गई कि एक टायर जो था वो पंचर हो गया था। और जैसे ही हमने पंचर टायर देखा तब हमने आसपास का नज़ारा देखा, तब आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल था और अंधेरा हो गया था। मैंने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो तकरीबन रात के 12 बजे हुए थे और हमारी जो मंजिल थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी। हम गूगल मैप के सहारे चल रहे थे और हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि टायर बदलने का जो सामान था वो पीछे ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रिप में कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। इसलिए मैंने जो सामान था उसे निकाला और टायर बदलने लगा। टायर बदलते बदलते फातिमा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। फातिमा ने मुझसे कहा, अरे कितना टाइम लगेगा ये टायर बदलने में। और फिर मैंने फातिमा से कहा, अरे बदल तो रहा हूँ तुम्हारे सामने ही, टाइम पास तो कर नहीं रहा, थोड़ा सब्र करो। और फिर फातिमा ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, जल्दी बदलो यार टायर। मैं टायर बदलने में पूरा ध्यान दे रहा था और मैं पूरा पसीने से भीग गया था क्योंकि गर्मी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी। मैं टायर को बदले जा रहा था, तभी अचानक से मैंने पीछे देखा, तब फातिमा वहाँ पर नहीं थी। मैंने आसपास चारों तरफ नज़रें घुमाई, तब मुझे फातिमा कहीं पर भी नज़र नहीं आई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फातिमा गई कहाँ पर। मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी और इसी वजह से मैं उसका नाम बार बार पुकारे जा रहा था, फातिमा फातिमा कहाँ गई तुम, फातिमा क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैं उसका नाम पुकार कर बार बार उसे ढूंढे जा रहा था, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तब मैंने अपना फ़ोन निकाला और फातिमा के नंबर पर कॉल किया। जैसे ही मैंने उसके नंबर पर कॉल किया तब मैंने देखा कि उसका फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ था। और जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया मेरा जो दिल था वो तेज़ी से धड़कने लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैंने फिर से फातिमा का नाम लेकर आसपास उसे ढूंढना शुरू किया और मैं उसका नाम चिल्लाए जा रहा था। तभी अचानक से मेरे पैर के नीचे कुछ आया और जैसे ही मैंने ज़मीन पर देखा तब मैंने देखा कि जो फातिमा का स्मार्टफ़ोन था वो मेरे पैरों के नीचे आ गया था। और मैंने फातिमा के स्मार्टफ़ोन को उठाया, तब मुझे पता चला कि गिरने की वजह से वो स्विच ऑफ हो गया है। और मुझे पता चल गया कि फातिमा हो ना हो यहीं कहीं है। इसलिए मैं उसी दिशा में फातिमा को ढूंढने के लिए बढ़ने लगा और मैं जंगल के अंदर घुस गया। काफ़ी अंदर जाने के बाद और जब मैं अंदर गया तब मैंने जो देखा उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने देखा कि फातिमा जो थी वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और वो अपने हाथों से कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रही। मैं भागता हुआ फातिमा के पास गया और मैंने फातिमा से कहा, अरे फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या, इतनी रात में इस जंगल में क्यों आई। तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, पता नहीं कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में, चलो अब उठो यहाँ से। और ये कहकर मैंने फातिमा को उठने के लिए कहा, लेकिन फातिमा वहाँ से नहीं उठी
और फिर मैंने फातिमा से कहा, अरे क्या कर रही हो, चलो यहाँ से, ये जंगल है, कोई जंगली जानवर आ गया तब मुश्किल हो जाएगी, चलो यहाँ से। लेकिन फातिमा नहीं उठी और मैंने फातिमा का हाथ पकड़ा और उसे उठाया और तभी अचानक से फातिमा ज़ोर से चिल्लाई और जैसे ही वो चिल्लाई मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैंने फातिमा से कहा, अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? और जैसे ही फातिमा ने ये बात सुनी तब फातिमा ने कहा, क्या हो गया, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने फातिमा से कहा, ये बात मुझे पूछनी चाहिए, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? इतनी अंधेरी रात में इस जंगल में इस पेड़ के नीचे तुम आई क्यों? और जैसे ही फातिमा ने ये बात सुनी तब उसने कहा, अरे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है बस। और फिर मैंने सोचा कि चलो फातिमा की शायद तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए वो ऐसा कर रही है। मैं फातिमा को वापस कार के पास लेकर आया और मैंने उसे सीट पर बिठाया। गाड़ी का जो टायर था उसे मैं पहले ही बदल चुका था, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया ड्राइविंग सीट पर। जो मेरे जेब में गाड़ी की चाबी रखी हुई थी उस चाबी को निकालकर मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया और वहाँ से हम दोनों अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। तकरीबन 5 किलोमीटर बाद हमारा जो होटल था जहाँ पर हमने बुकिंग की हुई थी वहाँ के पार्किंग में हमने गाड़ी को लगाया और मैं और फातिमा दोनों ही होटल में घुसे। होटल में घुसने के बाद सबसे पहले वहाँ हमें रिसेप्शनिस्ट मिला और रिसेप्शन वाले ने हमसे कहा, जी सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? और फिर मैंने उस रिसेप्शन वाले से कहा, हमें 2 रूम चाहिए, क्या मिल जाएंगे? और रूम आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उस रिसेप्शन वाले ने जवाब दिया, जी सर बिल्कुल मिल जाएंगे। उसने 2 रूम की हमें दे दी और हमने जो आईडीज़ थी वो जमा करवा दी। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है चेक इन करने की हमने वो सारी पूरी करी और वहाँ का जो होटल का स्टाफ था वहाँ से एक बंदा आया और उसने हमारे सामान को उठाया और कहा, चलिए सर हम आपको आपके रूम तक छोड़ देते हैं। उसने हम दोनों का सामान उठाया और हमें 2nd फ्लोर पर लेकर गया। मेरा जो रूम था वो था 203 और फातिमा को जो रूम था वो था 204। मेरा ध्यान फातिमा की ओर गया तब मैंने देखा कि फातिमा का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था। मैंने फातिमा से कहा, अरे हम छुट्टियां मनाने आए हैं, आखिर क्या हो गया है तुम्हें, इतनी अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, कोई तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? और फिर फातिमा ने ना में सर हिलाया, लेकिन उसकी शक्ल देखकर मुझे लग रहा था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले डॉक्टर से कुछ बातचीत कर ली जाए। मैंने हमारे एक जान पहचान के डॉक्टर से वीडियो कॉल करी और उन्हें सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स लेने को बोला और वो मेडिसिन मैंने ऑर्डर कर दी। एक डिलीवरी बॉय मेडिसिन लेकर होटल में आ गया और हमने वो मेडिसिन ले ली। फातिमा को मैंने मेडिसिन खिलाई और कहा, अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, सुबह तक तो तुम ठीक हो ही जाओगी, तब हम घूमने चलेंगे, ठीक है? और फिर फातिमा ने हाँ में सर हिलाया और मैं वहाँ से अपने रूम में आ गया। हम होटल में तो आ गए थे लेकिन मेरा जो ध्यान था वो उसी जंगल पर था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मेरे को सपने में भी वही जंगल डरा रहा था। मुझे बार बार सपना आ रहा था कि मैं फातिमा को ढूंढ रहा हूँ और फातिमा मुझे मिल नहीं रही है। और ऐसे ही अचानक से रात के तकरीबन 3 बजे मेरी जो आंखें थी वो खुली और मैंने देखा कि जो मेरा फ़ोन था वो वाइब्रेट हो रहा था। मैंने देखा तो मेरा फ़ोन जो साइलेंट पर था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि मैंने फ़ोन को साइलेंट पर रखा ही नहीं था। मेरा फ़ोन अपने आप साइलेंट पर कैसे हो गया, ये जो बात थी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। मैंने फ़ोन को उठाया और फातिमा ने सामने से कहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। और मुझे लगा कि शायद फातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मैं तुरंत फातिमा के कमरे में गया और मैंने देखा कि फातिमा काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और उसका जो शरीर था वो ठंडा पड़ते जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद फातिमा की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए अब फातिमा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन किया और उसने एम्बुलेंस मंगवाई। मैं फातिमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल में फातिमा का इलाज चला, लेकिन डॉक्टर ने मुझसे कहा, आपकी दोस्त को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। और फिर मैंने उस डॉक्टर से कहा, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कोई ना कोई तो बात होगी ही ना, ज़रा आप अच्छे से चेक करिए। और फिर उस डॉक्टर ने पूरा जो बॉडी का चेकअप था वो किया, लेकिन वो करने के बाद भी कोई भी जो बीमारी थी वो पकड़ में नहीं आई। और अचानक से ही फातिमा जो थी वो अच्छा महसूस करने लगी। फातिमा ने मुझसे कहा, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, अब मुझे ज़रूरत नहीं इलाज की, अब मैं ठीक हो गई हूँ,
चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन फिर भी मैंने लापरवाही नहीं बरती और पूरी रात हॉस्पिटल में ही फ़ातिमा को रखा और उसका ट्रीटमेंट करवाते रहा। और सुबह जब फ़ातिमा पूरी तरह से ठीक हो गई तब मैं उसे लेकर होटल वापस आ गया और हम दोनों जो भी वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस थे वहाँ घूमने के लिए चले गए। मैं और फ़ातिमा एक किले पर घूमने के लिए गए थे। वो काफ़ी ऐतिहासिक जगह थी जहाँ कई सारे लोग घूमने आते थे और मैं और फ़ातिमा भी वहाँ पर घूमने गए थे। वहाँ का जो टूरिस्ट गाइड था वो हमें उस किले के बारे में बता रहा था और मैं और फ़ातिमा काफ़ी ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उसका जो इतिहास था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद मैं और फ़ातिमा वहाँ इधर उधर घूमने लगे और हम वहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे थे। और मस्ती मजाक में मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तब फ़ातिमा ने मुझे काफ़ी ज़ोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं पीछे हो गया। और फ़ातिमा ने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, तूने कंधे पे हाथ क्यों रखा? अगर आगे से रखा तो जान से मार दूंगा। और जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैंने फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? फ़ातिमा तभी अचानक से ऐसे बिहेव करने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। और फ़ातिमा ने कहा, क्या हो गया? तुम इतना घबरा क्यों गए? मैंने कुछ कहा क्या? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तभी मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे तुमने तो अभी कहा कि मेरे कंधे पे हाथ क्यों रखा, आगे से रखा तो जान से मार दूंगा, कुछ ऐसा। और जैसे ही फ़ातिमा ने ये बात सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आखिर मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोलूँगी, वो भी सिर्फ कंधे पे हाथ रखने के लिए, तुम तो मेरे दोस्त हो। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा अजीब सा व्यवहार फ़ातिमा कर क्यों रही है। लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फ़ातिमा और मैं फिर से घूमने लगे। उस किले के बाद हम एक और जगह पर गए, वो भी काफ़ी सुंदर जगह थी। मैं और फ़ातिमा वहाँ पर घूम रहे थे और तस्वीर खिंचवा रहे थे। तभी तस्वीर खींचते खींचते कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं फ़ातिमा के साथ सेल्फ़ी ले रहा था और जैसे ही मैंने सेल्फ़ी ली और सेल्फ़ी लेने के बाद जो तस्वीरें थी मैं उन्हें चेक करने लगा, तब मैंने एक तस्वीर देखी। उसे देखने के बाद मेरा जो डर था वो 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैंने देखा कि एक तस्वीर में फ़ातिमा का पूरा चेहरा लाल था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और उसकी जो चेहरे की मुस्कान थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। उसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मेरा जो फ़ोन था वो मेरे हाथ से ही छूट गया। और जैसे ही फ़ातिमा ने मुझे ऐसे देखा तब वो भागती हुई मेरे पास आई और फ़ातिमा ने मुझसे कहा, अरे क्या हो गया, फ़ोन क्यों गिर गया तुम्हारे हाथ से? और फिर मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे ज़रा इस फ़ोटो को तो देख, ऐसा लग रहा है पता नहीं शैतान आ गया हो तेरे अंदर। और जैसे ही मैंने उसे फ़ोटो दिखाई तब उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ देख कितना बुरा शैतान है मेरे बगल में खड़ा है। और फिर मैंने देखा कि वो तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल थी, फ़ातिमा मुस्कुरा रही थी उस तस्वीर में। तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही मिनट्स पहले जब मैंने देखी थी तब वो तस्वीर इतनी ज़्यादा भयानक थी, लेकिन अचानक से वो तस्वीर वापस नॉर्मल कैसे हो गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो सिर्फ अपना सर ही खुजाता रह गया। मैंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद मैं और फ़ातिमा होटल में वापस आ गए और साथ में हम दोनों मिलकर खाना खा रहे थे और पूरे दिन जो हमने मस्ती करी उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन मेरा जो थोड़ा ध्यान था वो उन्हीं सब बातों पर था। फ़ातिमा की आवाज़ बदल जाना और वो तस्वीर मुझे डरा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। और जब फ़ातिमा ने मुझे डरा हुआ देखा तब फ़ातिमा ने कहा, अरे क्या हो गया बुद्धू, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? फिर मैंने ना में सर हिलाया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहूँ मैंने और फ़ातिमा ने वो कॉलेज की जो छुट्टियाँ थी वो काफ़ी अच्छी तरह से बिताई और उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद कॉलेज वापस से खुला और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि अब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाला था और साथ में फ़ातिमा से भी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैं कॉलेज पहुंचा लेकिन मैंने देखा कि फ़ातिमा जो थी वो नहीं आई थी। मैंने उसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसके जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स थे सब पर मैसेज किया, लेकिन उसने मेरा मैसेज सीन तक नहीं किया। वो ना ही ऑनलाइन आती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। मैं बार बार फ़ातिमा को कॉल करता था, तब फ़ातिमा जो है वो कॉल नहीं उठाती थी, कभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था।
मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि आखिर फ़ातिमा को हो क्या गया है। तकरीबन 5-6 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मैं फ़ातिमा का रोज़ इंतज़ार करता, लेकिन वो कॉलेज एक भी दिन नहीं आई। और फिर जब मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, तभी जो है वो कॉल जो है वो रिंग होने लगी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि जो है फ़ोन उठा ले फ़ातिमा, और तभी फ़ोन जो है उठा लिया गया और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। और मैंने कहा, अरे फ़ातिमा, आखिर हो क्या? ना ही तुम कॉलेज आ रही हो, ना ही कुछ जवाब दे रही हो, आखिर हो कहाँ पर? और जैसे ही सामने से जो जवाब आया, उसे सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि सामने से उसकी अम्मी ने जवाब दिया, अरे बेटा, मैं फ़ातिमा की अम्मी बोल रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ पा रही है। जब से वो छुट्टियाँ बिताकर आई है, तब से उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, तब मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसके घर उससे मिलने के लिए जाऊँगा। अगले ही दिन मैंने कॉलेज की छुट्टी करके उसके घर जाने का प्लान बनाया और मैं उसके घर पहुंचा। मैंने उसके घर की डोरबेल को बजाया, तब उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उसकी अम्मी मुझे जानती थी और फिर फ़ातिमा की अम्मी ने मुझे कहा, अरे बेटा, क्या ही बताऊं, ना ही कुछ खा रही है ना पी रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसको परेशानी क्या है। अब तुम ही जाके बस समझाओ उसे, पता नहीं, मेरी तो समझ के बाहर है। और जैसे ही मैं उसके कमरे में गया तो मैंने फ़ातिमा को देखा। तब उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि फ़ातिमा काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और कमज़ोरी की वजह से उसकी जो सारी खूबसूरती थी वो सब गायब सी हो रही थी। मैंने फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा, क्या तुम ठीक हो? और फिर फ़ातिमा ने मुझसे कहा, अरे तुम यहाँ पर? और फिर मैंने उससे कहा, हाँ, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आ गया। और आखिर बात क्या है? तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम कुछ खा पी नहीं रही। क्या मैं जान सकता हूँ आखिर क्या बात हो गई ऐसी? और फिर फ़ातिमा ने मुझे जवाब दिया, अरे खाने पीने का कुछ मन नहीं करता, शरीर में जैसे ताकत है ही नहीं। और फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हॉस्पिटल में कॉल करता हूँ, वो एम्बुलेंस भेज देंगे, चेकअप करवाने के बाद ही पता चलेगा। और फिर फ़ातिमा ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है। अम्मी ने काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया और इलाज करवाया, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि अब मेरे आखिरी दिन शुरू हो गए। न जाने मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, तब मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, समझी? ऐसी बकवास बातें मत करो। तभी मेरा ध्यान फ़ातिमा के हाथ की तरफ गया और जो मैंने देखा, उसे देखने के बाद मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि फ़ातिमा के हाथ पर चोट के निशान थे और जैसे ही मैंने उसके हाथों पर चोट के निशान देखे, तब मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे ये चोट का निशान कैसे आया तुम्हारे हाथ पर? और फिर फ़ातिमा ने मुझे जवाब दिया, पता नहीं, जब मैं सुबह उठी तब मेरे हाथ पर था। और फिर मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं चोट लगी होगी तभी तो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारे हाथ पर किसी ने मारा है ज़ोर से। और फिर फ़ातिमा ने कहा, अरे नहीं, कौन मारेगा मुझे? समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चोट का निशान आया कैसे। मुझे फ़ातिमा की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चोट भी लगी और पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है। फ़ातिमा दिन पर दिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। मैं हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था और उसकी तबीयत का पता लेता रहता था। और ऐसे ही एक दिन जब मैं उसके घर गया, तब फ़ातिमा ने मुझसे कहा, ज़रा सुनो। और फिर मैंने फ़ातिमा से कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। और फिर फ़ातिमा ने कहा, असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है और मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा रहूँगी। मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला मुझे जल्दी उठा लेगा और इसलिए मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। और जैसे ही मैंने बात सुनी, तब मैंने फ़ातिमा से कहा, अरे चुप रहो, ज़्यादा फालतू की बकवास मत करो। अभी उम्र ही क्या है, ऐसी बात कर रही हो बकवास वाली। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ दिनों में फिर ठीक हो जाओगी, समझी? और फिर फ़ातिमा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी? और फिर मैंने फ़ातिमा की हालत देखी, तब हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और मेरी आंखों से आंसू
टपक ही गए। मैं रोकना तो बहुत चाहता था लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं फूट फूट कर रोने लगा। फातिमा ने मुझसे कहा, क्या हो गया? मैं जानती हूँ मैं नहीं बचने वाली, इसलिए तुमसे कहना चाहती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे ही ये बात मैंने सुनी तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने फातिमा से कहा, अरे हम तो अच्छे दोस्त हैं। और फिर फातिमा ने कहा, हाँ पता है, लेकिन अब मुझे तुमसे प्यार हो गया क्योंकि मैंने देख लिया मेरे इतने सारे दोस्त हैं लेकिन कोई मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन एक तुम हो जो हर दूसरे दिन मेरा हाल चाल पूछने आती हो। काफ़ी खुश नसीब हूँ, तुम्हारे जैसा दोस्त नसीब हुआ मुझे। फातिमा की बातें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। फातिमा की अम्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक से मेरा जो फ़ोन था वो बजा और मैंने फ़ोन को देखा तब फातिमा का फ़ोन था। मैंने तुरंत फ़ोन को उठाया और कहा, हेलो फातिमा, क्या बात है, सब कुछ ठीक है? और तभी सामने से आवाज़ आई, अरे मैं फातिमा की अम्मी बोल रही हूँ, फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बेटा। वो काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आता हूँ। और मैंने ये कहकर फ़ोन काटा और तुरंत अपनी गाड़ी की जो चाबी थी उसे निकाला, तुरंत फातिमा के घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके घर जैसे ही पहुंचा तब मैंने उसके घर से अजीबोगरीब शोर की आवाज़ सुनी। मैं तुरंत घर के अंदर घुसते ही फातिमा को आवाज़ लगाने लगा। तभी फातिमा की मम्मी मुझे नज़र आई और फातिमा की अम्मी ने मुझसे कहा, अरे बेटा उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कर क्या रही है, चिल्ला रही है बस अंदर। और फिर मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश करी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला और उसके बाद मैंने दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाज़ा टूटते ही मैं और फातिमा की अम्मी कमरे के अंदर घुसे और हमने जो देखा उसे देखने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। हमने देखा कि फातिमा जो थी, हमने देखा कि फातिमा हवा में तैर रही थी और काफ़ी अजीबोगरीब तरह से चिल्ला रही थी और उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तभी पड़ोस में से एक अंकल जो है वो भागते हुए आए और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उन्हें पता चल गया था कि आखिर बात क्या है। मैंने उन अंकल से ये सारी बातें बताई और फिर उन्होंने वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी को बुलाया और उस बुज़ुर्ग ने कुछ बोलना शुरू किया। मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोल क्या रहे थे, लेकिन वो जैसे जैसे बोल रहे थे फातिमा और भी तेज़ी से चिल्ला रही थी। और फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, इस पर किसी जिन्नात का साया है, इसे बचाने के लिए हमें इस जिन्नात को दूर करना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और फातिमा की अम्मी भी। उस बुजुर्ग आदमी ने एक पवित्र चीज़ से फातिमा को छुआ जिसकी वजह से फातिमा और भी तेज़ी से चिल्लाने लगी। और फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, छोड़ दे इस मासूम बच्ची को वरना तेरा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बुरी शक्ति। और जैसे ही ये बात फातिमा को कही गई तभी उसकी आवाज़ बदल गई और उसने एक अजीब सी आवाज़ में कहा, अब ये मेरी है, इस पर मेरा काबू है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा हूं। अब ये मेरी है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर उस बुजुर्ग ने कहा, तुझे ये बच्ची कहाँ मिली? और फिर उस अजीब सी आवाज ने कहा, हजारों सालों से एक पेड़ के ऊपर रहता था, ये उस पेड़ के नीचे आई थी और इसे देखते ही इसकी खूबसूरती देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके ऊपर कब्जा कर लिया और अब ये मेरी है, ये अब मुझे खुश करेगी। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मुझे याद आया कि फातिमा उस रात मुझे एक पेड़ के नीचे ही मिली थी। तब मैं समझ गया कि
ये जो बुरी शक्ति है वो भी उसी पेड़ के ऊपर ही रहती होगी और फातिमा को अकेला देखकर उसने फातिमा पर कब्जा कर लिया था। उस बुजुर्ग आदमी ने काफ़ी चीज़ें बोली और फातिमा चिल्लाती रही। पूरे रात चीखने चिल्लाने के बाद फातिमा जाकर शांत हुई और उस बुजुर्ग आदमी ने उस बुरी शक्ति को फातिमा से अलग कर दिया। और फिर मैंने चैन की सांस ली और फातिमा की अम्मी ने भी। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, अभी से कहना कि किसी भी अनजान जगह पर ना जाए, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर बुरी शक्तियों का साया हो, समझे। उस दिन के बाद से फातिमा बिल्कुल ठीक हो गई। वो धीरे धीरे पूरी स्वस्थ हो गई और कॉलेज आने लगी। हाँ, सो ये थी जिन की एक डरावनी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी लोग हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।